उसका सारा शरीर पसीने से नहा गया था और वह थर-थर काँप रही थी। चीख सुनकर नकुल भी जाग गया। क्या हुआ मीरा? क्या हुआ? उसने बिस्तर के पास का स्विच ऑन किया। समीरा फटी आंखों से देखती रह गई। हल्के प्रकाश ने उसे कुछ हौसला दिया, पर उसने नकुल को कसकर पकड़ लिया। कांपते हुए स्वर में वह किसी तरह बोली, नकुल। नकुल ने पूछा, कोई सपना देख रही थी? हाँ नकुल, पता नहीं कैसा सपना था। सब लोग जमा थे, मेरे घर वाले, प्रशांत के घर वाले, प्रशांत भी था। घर में त्यौहार या शादी जैसा कुछ चल रहा था। मैं पहुंची तो सबने मुझे घूरना शुरू कर दिया। हर तरफ से आवाज़ें आने लगीं, निकालो इस उल्टा को, पोंछ दो इसका सिंदूर, मार डालो इसे, धक्के देकर बाहर कर दो। मैं वहाँ से भागती चली गई। लोग मेरा पीछा करते रहे। आखिर मैं एक पहाड़ी के कगार से नीचे बहुत गहरी खाई में गिर गई। तभी चीख निकली और 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 समीरा की आवाज़ सिसकी में बदल गई। नकुल ने उसे बाहों में भर लिया। उसके माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, मेरे रहते कौन तुम्हें छू सकता है मीरा? तुमने कोई पाप नहीं किया है। अगर शादी पवित्र है तो तलाक भी उतना ही पवित्र है। शादी के गलत हो जाने पर भी तलाक न लेना शायद पाप होता, पर तुमने तलाक लिया है, फिर हमने शादी की है। तुम इन बातों को लेकर घबराती क्यों हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता नकुल, तुम मुझे समझा दो। क्या मैंने प्रशांत के साथ कोई ज़्यादती की है? बिल्कुल नहीं। प्रशांत को तो अब पता लगा कि तुम उसकी बीवी हो, जब तुम उसकी ज़िंदगी के बाहर आ चुकी थी। नहीं तो तुम सिर्फ एक सजावटी सामान थी उसके लिए। मैं प्रशांत की बुराई नहीं करना चाहता, पर सोचो तुम कितनी अकेली थीं। शादी एक तरफ़ा खेल नहीं है। औरत किसी की जर खरीद गुलाम नहीं है। तुम क्यों दुखी होती हो? अगर ज़्यादती किसी ने किसी के साथ की है तो मैंने की है, पर मैं अपने मन से मजबूर था। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था और कायरों की तरह छिप छिप कर मैं किसी को धोखा दे नहीं सकता था। मीरा, तुम्हारा पाप और पुण्य अब मुझसे अलग नहीं है। यहाँ बहुत घुटन है नकुल। चलो बाहर घास पर बैठते हैं। घास ओस से भीगी होगी, चांदनी भी है। आओ, कहकर नकुल ने उसे उठा लिया, साथ ही बेडशीट भी खींच लाया। बाहर लान में पहुंचकर उसने बेडशीट घास पर बिछा दिया और दोनों उस पर बैठ गए। कुछ क्षणों के लिए दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर नकुल ने ही बात शुरू की। याद है मीरा, मैंने सबसे पहले तुम्हें यहीं देखा था। मुझे कुछ भी याद मत दिलाओ नकुल, कुछ भी नहीं। बस उस दिन से आगे चलो जिस दिन तुमने मुझे अपना बनाया था। मेरा अतीत पोंछ दो नकुल। कहते कहते समीरा फिर रो दी। नकुल ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया, उसे सहलाया, उसके सिर को अपनी जांघ पर रखकर उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। धीरे धीरे समीरा की सिसकियां थम गईं और वह नींद की आगोश में चली गई। नकुल को भी नींद आ रही थी, पर कहीं समीरा की नींद न टूट जाए इस डर से वह घुटना तक नहीं हिला रहा था। बस पीछे के पेड़ के तने से पीठ लगाए वह ज्यों का त्यों बैठा रहा। इक्का दुक्का पंछियों की आवाज़ और ताज़ा हवा के झोंकों से समीरा की नींद टूटी तो उसने देखा सवेरा हो चुका है। नकुल अब भी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था। समीरा उसे देखती रह गई। उसने धीरे से नकुल के माथे को चूम लिया और उसे वहीं हल्के से लिटाने की कोशिश की तो नकुल एकदम जाग गया। अरे, तुम कब उठ गईं? मैं सो गया था क्या? आओ भीतर चलें, सुबह हो रही है। ओस से कितना भीग गए हो? कहते हुए समीरा ने अपने भीगे आंचल से ही उसका चेहरा और बाहें पोंछ दी। अलसाता सा नकुल उठकर भीतर चला गया। तुम्हारे साथ मैं कितना पूरापन महसूस करती हूँ नकुल। लगता है कोई मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। कहते हुए समीरा ने नकुल को बिस्तर पर लिटा दिया, फिर
उसने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। करीब घंटे भर बाद ही माली फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। गुलदस्ता लेते हुए समीरा ने माली से कहा कि वह एक गुलदस्ता और बना लाए। वह भीतर मुड़ने को हुई कि उसने देखा खजांची बाबू बगल में फाइलें दबाए चले आ रहे हैं। साहब सो रहे हैं? समीरा ने कहा। जी बहुत अच्छा, मैं घंटे भर बाद आ जाऊंगा, कहकर खजांची बाबू लौट गए। भीतर आते जाते समीरा ने देखा नकुल कुनमुना रहा था। वह किचन में जाकर चाय बनाने लगी। जैसा कि खजांची बाबू कह गए थे, करीब घंटे भर बाद ही वे फिर लौट आए। फाइलें वैसे ही उनकी बगल में दबी हुई थीं। नकुल तब तक नहाकर अपनी मेज पर आ बैठा था। खजांची बाबू ने गुड मॉर्निंग ठोका और नकुल के सामने ही बैठ गए। फिर एक एक फाइल खोलकर नकुल को देने लगे, साथ ही ब्रीफिंग भी करने लगे। समीरा आई और बोली, चलिए नाश्ता कर लीजिए। यहीं ले आओ, नकुल ने फाइल देखते हुए ही कहा। अपना भी और खजांची बाबू के लिए भी। नहीं नहीं डिप्टी साहब, सॉरी सर, खजांची बाबू ने कहा। आप जाकर मेम साहब के साथ नाश्ता कर लीजिए, यह केस मैं बाद में पेश कर दूंगा। बताइए बताइए। नहीं, रहने दीजिए सर, ये आप वहाँ साइट वाले दफ्तर में ही देख लें तो ठीक रहेगा। अरे ऐसा क्या है, बताइए ना। खजांची बाबू बेबस हो गए। हिचकिचाते से स्वर में बोले, जी ये प्रशांत साहब के प्रोविडेंट फंड वगैरह के पेपर्स हैं, इन्हें कलकत्ता ट्रांसफ़र करना है, मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स आए हैं। खजांची बाबू ने देखा समीरा ट्रे में सारा सामान लिए एक क्षण के लिए ठिठक गई थी। आप नाश्ता कर लीजिए सर। खजांची बाबू ने फाइल बंद कर दी। समीरा ने ट्रे वहीं पास की छोटी मेज़ पर रख दी और चुपचाप चाय बनाने लगी। नकुल ने मक्खन लगाकर टोस्ट खजांची बाबू की तरफ बढ़ा दिया। आप लीजिए डिप्टी साहब। फिर खजांची बाबू ने एकदम अपनी जीभ काटते हुए कहा, बड़ी बुरी आदत पड़ गई है सर। तो इसमें क्या है, नकुल ने कहा। आप मुझे डिप्टी साहब ही कहते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है सर, खजांची बाबू ने कहा तो समीरा के हाथ में थमा चाय का प्याला एकाएक खनखना कर रह गया। उसने प्याले को मेज पर रख दिया और एक झटके के साथ किचन की ओर चली गई। नकुल जब साइड के लिए चलने को तैयार हो रहा था, तब तक भी समीरा सहज नहीं हो पाई थी। फिर जब वह चलने को हुआ तो समीरा धीरे से कह उठी, सुनो। नकुल रुक गया। उसने समीरा के चेहरे की ओर देखा। समीरा का चेहरा अजीब तरह से बदरंग हो रहा था। क्या बात है मीरा? मेरा कहा मानोगे? समीरा बोली, मुमकिन हो तो अपने स्टाफ को बदल दो, न हो तो कम से कम यह बंगला तो बदल ही दो। सच पूछो तो तुम्हें अपने सोचने और जीने का तरीका बदलना चाहिए मीरा। कहते कहते नकुल बाहर निकल गया। जीप में बैठते हुए उसने पीछे पीछे चली आई समीरा से कहा, देखो मीरा, जब तक तुम अपने अतीत से निकलने की कोशिश नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं होगा। ज़रा सोचो, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। क्या मैं एक पूरी हकीकत नहीं हूं तुम्हारे लिए? कहते हुए नकुल जीप से उतर आया। फिर समीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो कपड़े बदल लो, मेरे साथ आओ। कहाँ? कहीं भी नहीं। तुम साइट पर जा रहे थे? हो आओ। मुमकिन हो तो बंगला बदलवा लो बस, प्लीज़। ठीक है, आज ही हो जाएगा। समीरा जैसे एकदम हल्की हो आई। दूसरे ही दिन घर बदलने की तैयारी हो गई। जीप में भर भर कर सारा सामान नए बंगले में भेज दिया गया। आखिरी बार जीप जाने लगी तो समीरा दरवाजे में खड़ी थी। नकुल ने कहा, जाकर एक बार फिर देख लो, कुछ रह तो नहीं गया। मैं जीप लेकर फिर आता हूँ। समीरा को जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ नकुल की जगह जाता हुआ प्रशांत दिखाई पड़ा, जो कह रहा था, मैं अपना पद और अपना घर दोनों नकुल के लिए छोड़े जा रहा हूँ।
खाली हाल में आकर समीरा बुरी तरह सिसक सिसक कर रो पड़ी। आज तो इस घर में कुछ भी नहीं था। वह सूने घर को देखती और उसकी सिसकियां बढ़ती जातीं। कितनी ही घड़ियां ऐसे बीत गईं। नकुल जीप लेकर लौट आया। जीप की आवाज़ सुनकर समीरा जैसे जागी। जल्दी से उसने आंसू पोंछ लिए। मीरा, मीरा, आवाज़ लगाता हुआ नकुल भीतर चला आया। सूने कमरे में उसकी आवाज़ गुंबद की आवाज़ की तरह गूंज गई। क्यों, कोई सामान रह तो नहीं गया? नकुल ने कहा। सिवा मेरे सब चला गया है। समीरा की आवाज़ अब भी संयत नहीं थी। नकुल ने प्यार से उसका कंधा थपथपा दिया। फिर उसे अपने निकट खींचते हुए बोला, तुम सामान थी मीरा, अब तुम किसी की ज़िंदगी हो। आओ चलें अब। समीरा जैसे मोम की गुड़िया की तरह पिघलती जा रही थी। डिप्टी साहब चीफ के बंगले में आ गए। नया घर समीरा ने सब सजा लिया था। नकुल ने उसका हाथ बटाया। जगह जगह कीलें और खूंटियाँ गाड़ीं। एक जगह एक कील गाड़ रहा था कि हथौड़ी उसके अंगूठे पर लगी। वह तिलमिला कर रह गया। समीरा ने देखा तो बोली, अब ये हाथ कीलें गाड़ने के लिए नहीं रह गए हैं नकुल, लाओ मुझे दो। नकुल कुछ कहने को ही था कि तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। नए घर में पहली बार फ़ोन की आवाज़ गूंजी थी। नकुल अपने अंगूठे के दर्द को भूलकर फ़ोन की ओर बढ़ गया। रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से मिनिस्ट्री के दीक्षित जी की आवाज़ आई। नकुल साहब हैं? जी बोल रहा हूँ। अरे आपने घर क्यों बदल लिया? कुछ मजबूरियाँ थीं दीक्षित साहब, उतने बड़े घर की ज़रूरत भी नहीं थी और खैर यह तो मैंने यूँ ही पूछ लिया। दीक्षित जी का स्वर सहसा बदलता सा लगा। बात यह है नकुल साहब, डैम का बजट बढ़ता जा रहा है। सेकंड फेज़ की जो रिपोर्ट आपने भेजी है उसके लिहाज से थर्ड फेज़ तो पूरा बदल ही जाएगा, बजट भी बढ़ेगा। इससे बड़ी मुश्किल होगी। प्रशांत साहब ने जो तीनों फेज़ का प्लानिंग किया था, सारा प्रोजेक्ट उसी के आधार पर अप्रूव हुआ था। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर रही है। उनका कहना है जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है वही पूरा होना चाहिए। नकुल बोला, लेकिन दीक्षित साहब इस प्लानिंग में सर्विस कैनाल्स का प्रोविज़न नहीं था। कैनाल्स बढ़ेंगी तो बजट बढ़ेगा ही। आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से आप दिल्ली चले आइए। ठीक है, मैं चला आऊँगा, कहकर नकुल सोच में पड़ गया। जितनी जल्दी आ सकें आ जाइए। और दीक्षित जी ने लाइन काट दी। नकुल को सोच में डूबा देखकर समीरा बोल उठी, क्या बात है? दिल्ली बुलाया है, मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाएगा। 2-3 दिनों की बात है मीरा। ये 1 दिन और 2 दिन मेरे ज़िंदगी को कभी तय नहीं होने देंगे। मीरा ऐसा नहीं सोचते। आदमी जब इन बड़े बड़े कामों में पड़ता है तो उन्हें बीच में नहीं छोड़ सकता। और औरत बहुत छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे सुखों के लिए आदमी के साथ जीती है नकुल। उसी की ताकत से आदमी बड़े बड़े काम करता है और औरत छोटे छोटे क्षणों के लिए तरसती रह जाती है। सच्चाई सिर्फ यही नहीं है मीरा, तरसता आदमी भी है। ऐसा नहीं है कि औरत ही अधूरी रह जाती है, आदमी भी अधूरा रह जाता है। सच पूछो नकुल, जब से तुम्हें पाया था मैंने प्रशांत को बड़े बड़े काम करने की छूट दे दी थी। उन कामों में वे इतना आगे बढ़ गए थे कि उन्हें लौटा लाना मेरे बस में नहीं रह गया था। मैं दोनों तरफ से बेबस हो गई थी। तुमसे दूर नहीं जा पाती थी, प्रशांत के पास नहीं पहुंच पाती थी। तो कुछ नहीं, बड़े बड़े कामों की बात सुनती हूँ तो मैं अकेली होने लगती हूँ। अब तो और भी डर लगता है, कहीं मैं बिल्कुल अकेली न पड़ जाऊँ नकुल। नहीं मीरा, अधूरे आदमी को औरत पूरा करती है, अधूरी औरत को आदमी पूरा करता है। हाँ नकुल, सब समझ लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जो कुछ तुम समझा रहे हो वही सही होगा। ठीक है, तुम चले जाओ दिल्ली, कोई बात नहीं, पर दूसरे दिन लौट ज़रूर आना। तुम मेरी पत्नी हो, जो कह कर जाऊँगा वही करूँगा। नकुल को दिल्ली गए तीसरा दिन था। वक्त काटना समीरा के लिए मुश्किल हो रहा था। अकेले घर में हर चीज़ जैसे उसे काट खाने को दौड़ती थी।
कहीं जाने आने का मन न होता और न कोई मिलने हाल चाल जानने आता। आखिर हार कर उसने पत्रिकाओं की शरण ली थी। जितनी पत्रिकाएं थीं एक एक करके उसने सब पढ़ डाली। कोई लेख या कहानी अच्छी लगी तो उसे दोबारा तिबारा पढ़ डाला, पर फिर भी चैन नहीं था। अकेलापन था कि कुंडली मारे सर्प की तरह हर वक्त उसके सामने बैठा रहता था। वह बरामदे में बैठी एक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि चपरासी डाक लेकर आया। सरकारी लिफाफों की भीड़ में उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी। पता लिखा था, श्रीमती समीरा नकुल आर्य द्वारा श्री नकुल। समीरा उस लिखावट को देखती रह गई। लिखावट प्रशांत की थी। कांपते हाथों से उसने लिफाफे को खोल डाला। भीतर प्रशांत का एक खत था। उसी के साथ विदेश से आई एक चिट्ठी। प्रशांत ने लिखा था, प्रिय श्रीमती आर्य, साथ वाला खत आपकी मित्र ललिता का है। मैंने खोला नहीं है। यह खत वहीं रोक लिया जाना चाहिए था और आप तक पहुंच जाना चाहिए था, पर दफ्तर वालों ने गलती से सिर्फ मेरा नाम देखकर उसे मेरे पास भिजवा दिया। मेहरबानी करके दफ्तर वालों को बता दीजिए कि आपके खत आपको वहीं दे दिए जाएं। इसे मैं आपके पास भेज रहा हूं। प्रशांत। समीरा की आंखें डबडबा आईं। फिर जैसे कोई अनाम रंग उनमें उतर आया। एरोग्राम की ओर उसने देखा। उस पर लिखे शब्द उसे तैरते से लगे। श्रीमती समीरा वर्मा, केयर ऑफ श्री प्रशांत वर्मा। वह एक झटके से उठकर भीतर चली गई। एकाकीपन में अवसाद भी घुल गया था। नकुल शाम को आया। आते ही उसने जो दृश्य देखा उससे वह सन्न सा रह गया। समीरा बाल खोले, आंखें सुजाए बैठी थी। सामने ढेरों खत फटे पड़े थे। उनके टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। समीरा एक एक खत फाड़ती जा रही थी। यह क्या हो रहा है? क्या सूरत बना रखी है? नकुल तैश में आकर चीखा। सूटकेस उसने एक तरफ पटक दिया। पुराने खत फाड़ रही हूँ, समीरा ने बड़े सधे हुए पर खोखले स्वर में कहा। खतों के टुकड़े इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। कुछ चकराते उड़ते चले जा रहे थे। तुम पागल हो गई हो क्या? नकुल फिर चीख उठा। हाँ, तुम्हारा यह पागलपन मुझे भी पागल कर देगा। क्यों? तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा भी तो वही रास्ता है। मीरा। नकुल का गुस्सा बेकाबू हो गया। तड़ाक एक आवाज़ हुई। नकुल का खुला हुआ हाथ समीरा के गाल पर पड़ा था। दूसरे ही क्षण उसने बाँह से पकड़कर उसे खड़ा कर लिया। तुम्हें कोई हक नहीं है कि मुझे इस तरह सताओ। सारी दुनिया मुझे सताने पर उतर आई है, इसीलिए हाथ उठ गया आज। समीरा सन्न जरूर थी, पर उसका हाथ अपने गाल की तरफ नहीं बढ़ा। इतना ही बोली, मुझे भेज दो यहाँ से। कहाँ जाओगी? बम्बई। मैं अपने घर वालों से जाकर माफ़ी मांग लूँगी। बेहतर हो कलकत्ता चली जाओ। नकुल के वाक्य ने समीरा को भीतर तक चीर डाला। जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन वहाँ भी जा सकती हूँ, पर उससे पहले नहीं। नकुल ने अपने होंठ भींच लिए। फिर बोला, मीरा, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो न खुद जीती हैं न दूसरों को जीने देती हैं। समीरा जैसे मिट्टी की मूरत बन चुकी थी। अच्छा हुआ तुमने यह कह दिया। अब मैं अपनी तरह जी सकती हूँ, अपनी तरह मर सकती हूँ। नकुल झुंझला उठा। गुस्से और खीज से पांव पटकते हुए वह बाहर निकल गया। घर के बाहर ही खजांची बाबू मिल गए, हाथों में टार्च, चेहरे पर गंभीरता। आप? नकुल के पांव रुक गए। घबराइए नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं देखा है। नकुल चुपचाप आगे बढ़ गया। खजांची बाबू पीछे पीछे चलने लगे। दोनों पहाड़ी के कगार पर आकर रुक गए। नकुल खजांची बाबू से आंखें नहीं मिला पा रहा था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर नकुल अपने आप ही बोल उठा, खजांची बाबू, कुछ समझ में नहीं आता। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, क्या करूं? डिप्टी साहब, सॉरी सर। खजांची बाबू बोले, जगह और लोग बदल जाने से ज़िंदगी नहीं बदल जाती। बेहतर हो आप कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेम साहब को कहीं और ले जाइए। मुमकिन हो तो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लीजिए।
मुझे गुस्सा आ गया था खजांची बाबू। गुस्से से नहीं, प्यार से समझाइए डिप्टी साहब। नकुल कुछ नहीं कह पाया। फिर भारी कदमों से वह बंगले की ओर लौटने लगा। रात की स्याही चारों तरफ फैल गई और उसके साथ ही सन्नाटा भी। घर में कोई आवाज़ नहीं थी, न खाना बना था, न किसी ने कुछ खाया था। वही बेडरूम, वही बिस्तर, वही सिरहाना। पलंग के सिरहाने से लगे बैठे थे दोनों, नकुल और समीरा, एक दूसरे के पास, फिर भी जैसे एक दूसरे से बहुत दूर। समीरा के होंठ सिले हुए थे, पर मन में आवाज़ों की भीड़ थी। ये आवाज़ें, उनके शब्द बहुत तीखे थे, चुभन देते हुए, पर उनकी सच्चाई से बच पाना मुमकिन नहीं था। बार बार वे भीतरी आवाज़ें समीरा को परेशान कर जाती थीं। एक के लिए समी थी, दूसरे के लिए मीरा। समीरा तो कभी नहीं हो पाई, पर समीरा की आंखें खाली थीं। नकुल भी अपने आप से जूझ रहा था, पर फिर उसने अपने साहस को बटोर लिया। मीरा, वह बोला, मुझे अफसोस है मैंने तुम पर हाथ उठाया। खामोशी टूटी तो समीरा की आवाज़ भी जैसे उसे वापस मिल गई। मैंने तो कुछ कहा नहीं, तुम ही अधूरे पति की तरह रुक गए। पूरे होते तो मुझे कगार से नीचे घाटी में फेंक देते, मैं तुम्हारी होकर मर जाती। मीरा, हाँ नकुल, मुश्किल यही है कि कोई पति पूरा पति नहीं बन पाता। या तो तुम दकियानूस बन जाते और हड्डी पसली तोड़ कर रख देते, या बराबरी का दर्जा देकर एक दूसरे को हम पूरा कर सकते। हाथ उठाते हो तो अधूरा, और चाहते हो कि पत्नी पूरी हो जाए। मैं दिल्ली से लौटा तो बहुत परेशान था मीरा। मैं वहाँ से हारा हुआ आया था, पर मैं तुमसे जीतना चाहता था, और मैं तुमसे हार कर दुनिया जीतना चाहती थी नकुल। नकुल एकाएक पिघल गया। आत्मग्लानि और पराजय बोध ने जैसे उसे ग्रस लिया। चेहरा छिपाने के लिए वह कुछ ढूंढने लगा, और वह कुछ समीरा के सीने में ही हो सकता था। वहीं अपने आप को छिपाकर वह रो पड़ा। समीरा भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। रात की बात लगता था रात के साथ ही बीत गई थी। सुबह सब कुछ सामान्य था। नकुल को लगा था समीरा भी अब ठीक है। हालांकि रात की बात का ख्याल आते ही वह भीतर आशंकित सा हो उठता था। मीरा, तुम नाश्ता लगवाओ, मैं नहा कर आ रहा हूँ, उसने बाथरूम में घुसते हुए कहा था। फिर साथ साथ नाश्ता करेंगे। समीरा किचन की ओर चली गई थी। नकुल ने नहाना अभी शुरू ही किया था कि तहसीलदार साहब को साथ लिए डिप्टी और खजांची बाबू आ गए। तहसीलदार साहब आदिवासियों को मुआवजे की रकम देने आए थे। रात को वे डिप्टी साहब के घर पर ही रुके थे। दरवाज़ा समीरा ने ही खोला। एकाएक तहसीलदार साहब अचरज में पड़ गए। आप? वे बोले, प्रशांत साहब आए हुए हैं क्या?